स्ट्रेस आज की डेट में एक बहुत बड़ी अपने आप में समस्या बनता जा रहा है। बहुत सारे इसके कॉजेज़, बहुत सारे रीज़न इसके हो सकते हैं। अगर इस पे काम नहीं किया गया, तो आपका ग्रोथ कहीं भी नहीं है। ना आपके रिलेशनशिप में है, ना आपके घर में है, ना आपके जॉब में। सेल्फ लविंग एक्चुअल में क्या होता है? लड़कियां तो स्माइल से ही अपने अप्रेज़ल करा लेती हैं। लड़कियां तो छोटे-छोटे कपड़े पहनकर ही बहुत कुछ पा जाती हैं। होता है मैम। लड़कियां अपने आप की अ, होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। लड़कियां अपने आप की बॉडी दिखाकर ही अट्रैक्ट कर लेती लड़कियां हैं बॉडी और दिखा के सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। वायरल हो जाती हैं, तो उनको तो वहाँ पे बहुत अच्छा अप्रेज़ल मिल जाता है और पोज़ीशन मिल जाती है। मैम, दूसरों की वैलिडेशन हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है? लड़कों को और लड़की को दोनों को बैठ के ना प्लानिंग की ज़रूरत है, अगर आप एक साथ लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, उसके साथ मेरी वाइब मैच होती है, इसके साथ मुझे पिज़्ज़ा खाना है, उसके साथ मुझे कुल्हड़ वाली चाय पीनी है। ठीक है? ये लड़कियों का है। ये ऐसा क्यों है? इसके पीछे का क्या माइंडसेट चल रहा है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयुष उपाध्याय, आपका दोस्त, एंड स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे शो स्माइल एंड टॉक विद आयुष में। टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, सरिता वर्मा जी। शी इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, mindset coach, and NLP practitioner. She is having experience of 26 years of teaching. Warm welcome, ma'am, in my show. How are you? आई एम फाइन, आई एम वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी टू मीट यू आयुष। सेम आयुष हियर जी, मैम। आई एम ऑल्सो हैप्पी एंड बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे सामने बैठी हुई हैं। मुझे भी बहुत आपकी अच्छा लग रहा एनर्जी है। बहुत पॉजिटिव फील हो रही है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। या वैसे भी हम लोग एक थैंक यू। माइंडसेट कोच के साथ आज मैं बैठा हूँ, तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं आप माइंड जहाँ होती हैं वहाँ के लोगों का माइंडसेट ऑटोमेटिकली सही हो जाता है होगा। माइंडसेट कोच का मतलब ही यही है कि हाउ टू मेक अदर पॉजिटिव, करेक्ट। पॉजिटिव थॉट्स विद पॉजिटिव अफर्मेशन, विद ग्रोथ माइंडसेट। यही है माइंडसेट कोच का यही मतलब। होना चाहिए मैम। यही मैं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने अभी रिसेंटली माइंडसेट कोच को ऐड किया कि मैं लोगों के माइंडसेट, माइंड के सोचने के नज़रिए में चेंज लाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने माइंडसेट कोच को रिसेंटली ऐड किया। अदरवाइज़ हाँ। मैं इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट से ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। विकास चौधरी जी मेंटोर रहे और काफ़ी कुछ उन्होंने सिखाया। वहीं से स्टार्ट किया, फिर सोचा कि अभी बहुत कुछ सीखना है, तो एनएलपी प्रैक्टिशनर सर से वहाँ से मैंने कोचिंग लिया वाईएसआर सर से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब मैं दोनों मॉडलिटीज़ को मिला के इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट एंड एनएलपी टेक्निक्स, एनएलपी मीन्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहाँ पे आपको ये सीखना होता है कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है। आपको इसकी एजुकेशन भी लेनी होती है कि आपका ब्रेन का थॉट पैटर्न क्या है, आप वो ब्रेन आपका कैसे पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, कैसे कैसे ले रहा है, और कैसे वो आपको आपके डिसीज़न में या तो हिंडर कर रहा है, या आपको रोक रहा है, या आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। यहाँ उस ब्रेन एनएलपी के थ्रू हम उस ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। मतलब जैसा भी है, ऐसा नहीं कि ये एज इट इज़ ही रहेगा। हम रीवायरिंग कर सकते हैं, हम अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर सकते हैं पैटर्न ब्रेक टेक्निक के थ्रू, या और भी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं वहाँ पर। तो मैंने यहाँ से देखा कि अगर हम इस पे काम करें तो हम माइंडसेट कोच जी। की तरफ बढ़ सकते हैं। तो नाउ यू कैन से मी माइंडसेट ग्रेट। कोच। मैम, आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया। लोगों का सपना होता है, लोग सालों तक तैयारी करते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके बच्चे तैयारी करने के एज के हो गए हैं, फिर भी लोग मार्कशीट में अपनी एज कम करवा के गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, ऐसा क्यों? देखिए, जॉब जॉब इसलिए नहीं छोड़ा कि वो गवर्नमेंट जॉब थी। हम्म। वो जहाँ पर मैं थी वहाँ पर मैं अपने आप को एक फ़िक्स पैटर्न में फ़िक्स पा रही थी। मतलब वहाँ पे वो फ्रीडम नहीं थी। जैसे कि मैंने कहा, मैं 26 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस में रही हूँ। उसमें मुझे 4-5 इयर्स का एक्सपीरियंस पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स का रहा, और 22 इयर्स गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट स्कूल में। मैंने हर एज के बच्चों के साथ काम किया है।
यानी कि स्टार्ट हमने क्लास 1 से किया तो क्लास 12 तक मैंने इतने सालों में हर एज के बच्चों के साथ काम किया, और मैंने ये पाया कि मैं बच्चों में कुछ ऐसी चीज़ देख रही हूँ जैसे किसी बच्चे की आज एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और कुछ 2-3 महीने में उसकी वो एकेडमिक परफॉर्मेंस एकदम डाउन हो गई। मैं समझने की कोशिश करती थी और मुझे रिजल्ट दिखाई देता था, मुझे पता चलता था कि कुछ ना कुछ इसके माइंड में चल रहा है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डाउन हो रही हाँ है। इसकी वजह से हुई। तो एक्चुअली मैं ना वहाँ स्टडी करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी। मैंने खुद को पाया कि मुझे इस फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स्ड सिलेबस से जो प्रेस्क्राइब हम पे फोर्स्ड होता है उससे निकल कर, मतलब जैसे मैं लास्ट में कंप्यूटर टीचिंग में ही थी अभी, मुझे ऐसे लगता था कि वो कोडिंग सिखाने से अच्छा है कि मैं लाइव कोडिंग सिखा दूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चों को अगर उन पे एक सही समय पर वो लाइफ स्किल्स या वो चीज़ें वो पैटर्न उनको वो समझा दिए जाएं जी। तो ठीक है कि उनके आईक्यू पे तो काम हो ही रहा है, साथ साथ में मैं ईक्यू पे काम करूं, यानी उनके इमोशनल क्वोशंट पे, जिसकी वजह से उनके बिहेव में चेंज आ रहा है, बिहेव में चेंज आ रहा है, थॉट्स में चेंज आ रहा है तो उनके एक्शन में चेंज आ रहा है, एक्शन में चेंज आ रहा है तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में चेंज आ रहा है। जितना रिज़ल्ट वो ला सकते हैं, जितना उनमें वो पोटेंशियल है, मगर वो किसी इंसिडेंट की वजह से या किसी और घर में मिले माहौल की वजह से वो अफेक्ट हो रही है। तो अगर मैं वहाँ पे चेंज ला सकूँ तो वो और बेटर रिज़ल्ट ला सकेगा अपने करियर के साथ साथ, अपने एकेडमिक करियर के साथ साथ वो अपने जॉब करियर में बहुत अच्छा रिज़ल्ट या बहुत अच्छी पोजीशन अचीव कर सकेगा। तो मुझे ऐसे लगता था मुझे लाइफ टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे बच्चों की साइकोलॉजी जानने में, लोगों की साइकोलॉजी जानने में, नए नए लोगों से मिल के उनके बारे में जानने में मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती थी। इसलिए मुझे लगा कि ये गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब जो भी थी, मतलब मुझे नहीं रहना था एक बंदी उसमें। हुई थी आप और आपको उससे हाँ, रिलीज होना था। मुझे उससे फ्री होकर के और आगे फ्रीडम से काम करने का मन था कि मुझे कुछ और करना है। दैट्स वाई मैंने क्विट किया। ठीक है कि बहुत एक बड़ा कंप्रोमाइज़ था, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना बहुत आसान नहीं था। इसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे को रोकने की कोशिश की, जैसे कि मैं एक क्राइम करने जा रही हूँ। जॉब छोड़ना मतलब। मगर मेरी फैमिली सपोर्ट था, मेरे बेटे ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और कहा कि मम्मी आप आगे बढ़ो, जो आप करना चाहती हो वो करो। तो देखो उस बच्चे ने मुझे मोटिवेशन दे दी और आज मैं आपके सामने हूँ। बहुत बड़ी बात है मैम। वो भी खुद के बेटे से मोटिवेशन मिलना ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैम नहीं मिल पाता लोगों को। खुद के बेटे से मोटिवेशन मिलना समझ लीजिए कि इम्पॉसिबल ही है। और इम्पॉसिबल आपके है। बेटे ने आपको मोटिवेट किया कि मम्मी आप आगे बढ़ो, तो ग्रेट, आप बहुत लकी हैं। आई थैंक कैन यू, से। थैंक यू और आयुष। लकी ही नहीं, कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट का असर है और आपके परवरिश का असर है। क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है तो एक बहुत कोमल सा होता है, उसका माइंडसेट क्या होगा वो उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपके बेटे का ऐसा माइंडसेट है तो उसके पीछे रीज़न आपका बेटा नहीं, आप ही हैं। तभी उनका आप कह माइंडसेट सकते ऐसा हैं, है। आप यस, कह सकते हैं। श्योरली मैं कह सकता हूँ। यस। मैम, स्ट्रेस हर फील्ड में कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, स्ट्रेस को पहले हम ये जान ले कि व्हाट इज स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस हर जगह है। जी। स्ट्रेस आपको एक घर के काम में भी मिल जाएगा, स्ट्रेस आपको जॉब में भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपके थॉट में चेंज आने लगे, आपकी एक्शन में, आपकी अलाइनमेंट में चेंज आने लगे। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस हर फील्ड में देखिए, अगर आप जॉब में हैं, अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, लेकिन आपके घर की प्रॉब्लम की वजह से आप स्ट्रेस में हैं, वहाँ प्रोडक्टिविटी आपकी जीरो हिंडर हो होती जाएगी, है बहुत दिक्कत होती है ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपकी जॉब का स्ट्रेस वो घर पे आ रहा है तो तो घर आपके में कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेशनशिप हो में जाएंगे। प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। तो इस स्ट्रेस की वजह से ओवर थिंकिंग लूप बनने लगता है। ओवर थिंकिंग लूप से आप एंजाइटी में और फिर आप मेंटल डिसऑर्डर भी बहुत सारे आप गेन करते हैं और बहुत सारी आपको डिजीज़ेज़ देखने को मिलती हैं।
हम शुगर, बीपी या एक नॉर्मल सी जो आजकल बड़ी कॉमन डिजीज़ेज़ हैं उनकी बात ना करें तो वो तो हैं ही, उनके साथ-साथ कुछ और मेंटल डिसऑर्डर्स भी आप देखेंगे कि स्ट्रेस की वजह से ही हो रहे हैं। स्ट्रेस आज की डेट में एक बहुत बड़ी अपने आप में समस्या बनता जा रहा है। बहुत सारे इसके कॉजेज़, बहुत सारे रीज़न इसके हो सकते हैं। अगर इस पे काम नहीं किया गया, तो आपका ग्रोथ कहीं भी नहीं है। ना आपके रिलेशनशिप में है, ना आपके घर में है, ना आपके जॉब में है। तो इस पे काम करना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसे टॉपिक पे मैंने इस पे रिसर्च भी किया, इस पे काम भी कर रही हूँ। साथ-साथ मैं सेल्फ लविंग टेक्निक्स पे भी काम करती हूँ। स्ट्रेस को सेल्फ लविंग टेक्निक्स ही काट सकती हैं। कैसे मैम, सेल्फ लविंग एक्चुअल में क्या होता है? देखिए, सेल्फ लविंग टेक्निक या सेल्फ लव की बात करते हैं तो लोगों को हमेशा लगता है कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, यानी बीइंग सेल्फिश। सेल्फ लव इज़ नॉट सेल्फिशनेस। सेल्फ लविंग मीन्स के हाउ टू केयर योरसेल्फ, कि आप उस हिसाब से अपनी सेल्फ केयर, कैसे आप सेल्फ केयर में आप जा सकते हैं, किस तरह से आप सेल्फ केयर करें कि आप दूसरे को हार्म ना करें। आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो द सेल्फ, दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेल्फ सेल्फ लव। केयर। सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट, हाउ टू स्टैंड योरसेल्फ स्ट्रेट, चाहे आपकी कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन है, आप उसमें खुद को कैसे, अपने माइंड को सेट करके, अपने आप को सेट करके कैसे आप खड़े रह सकते हैं, दैट इज़ सेल्फ लव। सेल्फ लव मीन्स कि आप के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, आपको उसको बनाए रखना है। वो सेल्फ लव है कि आप अपने आप के लिए कितना काम करते हैं, अपने अपने फिज़िकल एक्सरसाइज से या अपने माइंडफुल एक्सरसाइज से कैसे आप अपनी एक्टिविटीज़ को खुद के लिए, खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए काम करते हैं, दैट इज़ सेल्फ लव। अगर सेल्फ लव की बात की जाए तो मैं उसमें इनर कामनेस पे भी बोलना चाहूँगी कि हर आदमी आज की डेट में जो भी काम कर रहा है, वो किसके पीछे भाग रहा है, वो एट लास्ट उसको पीस चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, इनर कामनेस चाहिए, मगर वो चाहिए, नहीं जानता कि वो कैसे चाहिए। उसको पाना तो वही है ना कि ठीक है, मैंने मनी फोकस होके मनी गैदर कर ली, मैंने बहुत अच्छी पोजीशन पा ली, मैंने अपने घर में लग्जरीज सारी चीज़ें जोड़ ली, लेकिन उसके बाद भी कहीं मेंटल पीस नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टॉप पोजीशन पे जो लोग हैं, वो भी कहीं कहीं ऐसे डिप्रेशन में होते हैं और वो खुश नहीं होते। कई बार तो हमें देखने सुनने को मिलता है कि कहीं सुसाइड हो गया, कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब ऐसी पोजीशन पे लोग हैं कि उनके घर में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उनके माइंड में न जाने क्या चल रहा था कि वो सुसाइड कर गया, या क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं अपने आप के लिए रिस्पेक्ट ख़त्म हो रही थी। खुद की रिस्पेक्ट, खुद खुद को के बुरा रिस्पेक्ट, लगने लगा हाँ, कि मेरा कोई वजूद नहीं है, ऐसे हाँ, वैसे। सेल्फ एस्टीम को आप कैसे रीएनर्जाइज करें, वो सब सीखना पड़ता है। तो वही है सेल्फ लविंग मैम, टेक्निक्स। ये जो चीज़ें आज के टाइम में आप लोग सिखा रही हैं, हम्म। माइंड कोच और रिलेशनशिप कोच और इमोशनल इंटेलिजेंस कोच, तो ये चीज़ें पहले के ज़माने में थी? पहले के ज़माने में इसकी ट्रेनिंग होती थी? मतलब अगर हम उस समय की बात करें, श्री राम के ज़माने की, त्रेता युग, उस समय ये चीज़ें होती थी? देखो, उस समय ट्रेनिंग नहीं होती थी, उस हम्म, समय अपने आप में एग्जाम्पल्स ही बहुत होते थे, हम्म, क्योंकि आप जैसे माहौल में रहते थे, हम्म, वहाँ पे ये ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं जाना पड़ता था कि हमें रिलेशनशिप कोचिंग सिखा दीजिए, या हम्म, वहाँ पर एक एनवायरनमेंट ही ऐसा बना होता था, वहाँ पर दूसरे लोगों के एग्जाम्पल्स ही ऐसे सेट होते थे, एक तरह से चीज़ें और वैल्यूज़ और बिलीव्स एकदम सेट थे। वहाँ तो प्रॉब्लम्स नहीं होती थी ज़्यादा। प्रॉब्लम्स भी होती थी तो सॉल्यूशन भी आपके कहीं, अब हम बहुत बहुत और पीछे ना जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं तो फैमिली के लोग ही एज ए आपको ट्रेनिंग दे रहे होते थे, या आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली कल्चर था, वहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल जाता था।
तो ये सब चीज़ें ट्रेनिंग की ऐसे स्पेसिफिकली ज़रूरत आज इसलिए है क्योंकि हम इस वक्त एक ऐसी फैमिली में रह रहे हैं जहाँ हम अपने जॉइंट फैमिली कल्चर को छोड़कर कहीं न्यूक्लियर फैमिली की तरफ हैं। हाँ, है ना? न्यूक्लियर फैमिली में क्या पूरी होता है? तरह। हाँ, न्यूक्लियर फैमिली में आपको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव से आपका कभी-कभी मिलना-जुलना होता है और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको पता ही नहीं। तो रिलेटिव्स को नहीं आप पता है, हाँ, बिल्कुल नहीं पता। आप हम अपने खुद आप फेस कर रहे हैं सारी खुद चीज़ों फेस को। कर रहे हैं। फिर और इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं कि दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, बच्चे उनके घर में अकेले हैं। ठीक है कि वो स्कूल में भी अपना टाइम, जो भी स्कूल का टाइम था उसके बाद उनका ट्यूशन का टाइम था या जो भी है, उसके बाद भी उनके पेरेंट्स के साथ भी उनका उतना कम्युनिकेशन और टाइम स्पेंड नहीं है जितना होना चाहिए। इस वजह से प्रॉब्लम्स आज ज़्यादा हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम पहले नहीं थी और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज नहीं है, बट वो मीडियम कहीं और बन गया है कि हमें ट्रेनिंग के थ्रू इसको लेना पड़ रहा है या किसी से सीखना पड़ रहा है। बट ज़रूरी है इसको सीखना। हम इसको एजुकेशन सिस्टम में ही डाल दें। जैसे हम आईक्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, आज के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। जैसे कि अभी लास्ट मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि एक 19 या 20 साल का लड़का जिसे 2.5 करोड़ का पैकेज मिला, 2.5 CR, बहुत छोटा नहीं होता, और 19-20 साल के बच्चे को वो ऑफर हुआ और उसे वो काफ़ी पैकेज बड़ा मिला। पैकेज है। हाँ, जॉब अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में देखें तो काफ़ी बड़ा पैकेज है। हाँ, और क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हाँ, उसको पेरेंटल सपोर्ट भी था, उसको एकेडमिक परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी रही होगी, लेकिन उसको वो कितना सस्टेन कर पाता है। आज के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कहीं अपने डायरेक्शन को सही ढंग से ढूंढ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे वो कहाँ सिर्फ जाना ना चाहिए। मनी पे फोकस्ड हो गए, जो पैसा सिर्फ कहीं से भी आए, हाँ, वो टारगेट हो गया। वो टारगेट हो गया। तो ये भी एक स्ट्रेस का रीज़न होता है। और स्ट्रेस के अगर हम रीज़न पे बात करें, मेरे पास बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल हैं। रिसेंटली मुझे किसी मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास पढ़ते थे, अब वो अच्छी जॉब पे आ गए हैं। कभी मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे ज़रूर बात करती हूँ कि कैसा कर रहे हो। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, टॉप क्लास स्टूडेंट थे और एकेडमिक उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, पोजीशन भी उनको बहुत अच्छी मिल गई है, वो जॉब में भी हैं। बट उनका एक स्ट्रेस का क्या रीज़न है कि मैम हम मेहनत बहुत करते हैं, हमें उतना नहीं मिलता जितना लड़कियों को फ़ायदा मिल जाता है। मैंने कहा ऐसा कैसे? भाई लड़कियां तो स्माइल से ही अपने अप्रेजल करा लेती हैं, लड़कियां तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर ही बहुत कुछ पा जाती हैं। होता है मैम। लड़कियां अपने आप की होता है। हाँ बिल्कुल होता है। लड़कियां अपने आप की बॉडी दिखाकर ही अट्रैक्ट कर लेती लड़कियां हैं बॉडी और दिखा के सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। वायरल हो जाती हैं, तो उनको तो वहाँ पे बहुत अच्छा अप्रेजल मिल जाता है और पोजीशन मिल जाती है। और जितनी मेहनत हम करते हैं उतना रिजल्ट हमें नहीं मिलता। सच बात है मैम। है ना, ये एक स्ट्रेस है। अभी सिंपल सी बात है, जितना मेहनत अभी तक मैंने किया पॉडकास्ट में, अगर कोई लड़की होती तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी होती। बहुत कॉमन सी चीज़ है तो लेकिन वो ना बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहने वाली चीज़ है। वो थोड़े समय के लिए किया जा सकता है या करती भी होंगी लड़कियां, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा चलने वाला है। आपका जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है ना, वही आपको आगे तक लेके जाएगा, ये समझने की ज़रूरत है। हाँ, उनसे आप कंपटीशन में आके खुद को डाउन समझना वो ठीक नहीं है। फिर आपका ग्रोथ माइंडसेट, इसका मतलब कि वो अभी लड़कियों पे डिपेंड हो जा रहा है ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, वहाँ एक तरीके से ना उनकी वजह से आपके काम पे असर पड़ रहा है। हाँ, इस थॉट की वजह से, एक लड़कियों की डिपेंडेंसी हो वजह जा से रही नहीं, है। लड़कियों की वजह से नहीं, बस आपके इस थॉट की वजह से कि मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। बजाय इस थॉट के ये थॉट रखें कि मुझे अपने काम पे फोकस रखना है।
और मैम कंसिस्टेंसी होना चाहिए बिल्कुल। कि मतलब लड़की अब वायरल हो रही है, चलो छोटे कपड़े पहन के ही वायरल हो रही है, होने दो, हमें कंसिस्टेंस रहना, आज नहीं तो कल हमारा भी वायरल होगा अगर हम कंसिस्टेंस रहेंगे तो, है वो ना? आपको We मिल can say। जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। आपने अगर उस काम के लिए फोकस और अटेंशन अपना दिया है ना, जी। वो आपको वापस मिलेगा। एनी हाउ। क्योंकि ना फोकस और अटेंशन का बहुत बड़ा रोल है। फोकस और अटेंशन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से आपको ये नहीं पता कि आपका फोकस है और आपका अटेंशन है, मगर लोग आपसे कमा रहे हैं। आप अपना फोकस अटेंशन किसी स्क्रॉलिंग में आप टाइम दे रहे हैं, आपके उस स्क्रॉलिंग से, आपके व्यू से लोग कमा रहे हैं और आपका है। और आपका जो एल्गोरिथम है वो अगर आपने नेगेटिव सेट कर लिया स्क्रॉलिंग का, तो आप माइनस में जा रहे हैं और लोग आपके उस एल्गोरिथम से कमा रहे हैं। तो आपको बस ये देखना है ना, फोकस, आपका अटेंशन कहाँ पे जा रहा है, ये सेकंड्स काउंट करता है। आपको पता है कि हमारे टाइम की यूनिट है मोमेंट, नॉट सेकंड। मोमेंट इज़ द 1/18th पार्ट ऑफ ए सेकंड। मोमेंट ही काउंट करता है कि आपके माइंड ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, और वो आपको कैसे वापस मिलने वाला है। जो आप माइंड को फीड करा रहे हैं वही आपको वापस मिलने वाला है। तो अपना फोकस और अटेंशन, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, बल्कि आपको उससे ही आपको ग्रोथ माइंडसेट मतलब आपका बना सिचुएशन रहेगा। कैसी भी हो, अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है कि मुझे सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करना है और सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए, है ना? रिलेशनशिप मैम कैसे ग्रोथ को अफेक्ट करता है? क्योंकि मैंने देखा है ऐसे बहुत इफेक्ट करता है रिलेशनशिप, अगर पार्टनर नहीं मिला उस लायक, तो भाई पार्टनर को तो हर कंडीशन में ये डिवोर्स तो नहीं दिया जा सकता। जहाँ तक मैंने ऐसे सिचुएशंस देखे हैं कि जब शादी होती है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ के जो रिचुअल्स होते हैं, जब एक बार शादी हो गई तो हो गई। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, कई बार जो सामने वाला पार्टनर होता है उसका माइंडसेट उतना अच्छा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टनर है, उसका माइंडसेट बहुत अच्छा है, हमेशा ग्रोथ सोचता है, लेकिन जो उसकी वाइफ है उसका माइंडसेट बहुत मिडिल क्लास वाला है। मतलब जिसका जो ग्रोथ सोच रहा है उसके पास है कि आज उसके पास 1 लाख रहेंगे तो कल हो सकता है उसके पास 1 रुपया ना रहे, क्योंकि उससे तो ग्रोथ करना है, तो पैसे आएंगे, खर्च भी हो जाएंगे, फिर उसे थोड़ा वेट करना पड़ेगा और स्ट्रगल करना पड़ेगा पैसे लाने के लिए। लेकिन जो फीमेल है वो तुरंत कहेगी, चाहे वो बंदा अपने ही काम से कितने पैसे लाया हो, वो तुरंत कहेगी जाके कोई जॉब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, क्यों पड़े हो इन सब चक्करों में। वो जिस ग्रोथ को प्लान कर रहा है कि आने वाले 1 साल में मुझे इस लेवल पे जाना है, वहीं पे जो उसकी पार्टनर है वो उसको एक जॉब में लिमिटेड करना चाहती है, कि वो चाहती है कि एकदम मंथली ऐसे इनकम आ जाए, कहीं से हमारा खर्चा चले, उसको उतने से मतलब है, ठीक है। और जो मेल पार्टनर है उसका टारगेट है कि मुझे बहुत ऊपर जाना है। मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि लड़की कह रही है कि मेरे पास मंगलसूत्र नहीं है, तुम मुझे दिला दो, और लड़के का टारगेट है कि तुम अभी मंगलसूत्र ना लो, मैं तुम्हें सोने की दुकान ही खरीद के दूंगा। देखो, बिल्कुल सही कह रहे हो हाँ। आप। अगर पार्टनर गलत मिल जाए तो इससे पहले आ जाएं कि आपने वो पार्टनर खुद चूज किया है या आपके पेरेंट्स ने चूज कराया है। ओके। दोनों में ही, वहीं पे ही आपको थोड़ा सा वक्त करना पड़ता है। मतलब आपको ये देखना पड़ता है कि अगर आप खुद चूज कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अपने पार्टनर, क्योंकि एक बार जो चूज हो गया, एक बार आपने जो भी आपकी लाइफ में आ गया, हाँ, उससे भागा नहीं जा सकता। करेक्ट। ठीक है, तो उससे पहले वाले टाइम में आपको टाइम देना पड़ता है, आपको उसको देखना पड़ेगा, आपको उसको मिलना पड़ेगा। अगर आप लव मैरिज में हैं तो आई लव यू कहने से पहले आपको रुकना पड़ेगा। एकदम से आप आई लव यू पे नहीं आ सकते। आपने किसी को देखा, आई लव यू बोला, 4 बार उससे मुलाकात हुई या 2-4 बार फिजिकल हुआ और आप उस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि हाँ, ये मेरा पार्टनर बन सकता है। आप सिर्फ कुछ टाइम में किसी और को नहीं परख सकते, क्योंकि पता है पहले वाले लोग क्या कहते थे कि अगर किसी के साथ दोस्ती लंबी चलानी है या दोस्ती परखनी है तो उसके साथ, उस दोस्त के साथ ना 5 सेर नमक शेयर करना चाहिए, तभी आपको दोस्त का अंदाज़ा होता है। कैसे? 5 सेर का मतलब 5 किलो, यानी कि जब आप उसके साथ इतना मिले बैठेंगे
कि 5 किलो नमक शेयर कर लेंगे, यानी कि 5 किलो, यानी कि आप उसके साथ इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ आपकी मीटिंग्स होंगी, आपकी सिचुएशनल आपके साथ उसकी इंटरेक्शंस होंगे, तो पता चलेगा कि वो दोस्त कैसा है। और जब लाइफ पार्टनर चूज़ करने की बात है, वो आपने जस्ट लुक देख कर के चूज़ कर लिया है, जस्ट उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख कर के चूज़ कर लिया है, फिर तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मैम आज के टाइम पे लाइफ पार्टनर चूज करना, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जैसे एक नया वर्ड दिया गया ना जेंजी, तो जेंजी में जो लाइफ पार्टनर चूज होते हैं वो बहुत इजीली हो जाते हैं। मतलब बात हुआ, सारी चीज़ें हुई, क्लियर है, हाँ ठीक है, 1 से 2 दिन में आई लव यू हो जाता है, तीसरे चौथे दिन मिलना हो जाता है, और अगर दोनों चीज़ें सेट रही तो शादी भी हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल हो जाती है। और फिर बाद में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। क्यों होते हैं, मैं उसी रूट पर बात कर रही हूँ ना, इस रूट पर रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि इंस्टा पे हाय हेलो हुई, ओनली इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे नहीं आया अभी, या कहीं और सोशल मीडिया पे हाय हेलो हुई, और बात बढ़ते बढ़ते 2-4 मीटिंग्स हुई, शादी में भी पहुंच गई जी। और शादी में पहुंचने के बाद वो उनको तो अफेक्ट कर ही रही है, उनके पेरेंट्स को कितना अफेक्ट कर रही है कि कुछ महीने बाद वो पेरेंट्स कोर्ट के चक्कर लगा रहे होते हैं। आप सोचो कि कैसे, कि इंस्टा पे हाई हुई और पेरेंट्स को अफेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे, सिर्फ आपने पिक्चर देखकर, उसके प्रोफाइल को देखकर, उसकी ड्रेसेस को देखकर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अपनी लाइफ में आने दिया। आपने उसके बारे में स्टडी नहीं किया, आपने उसके माइंडसेट को स्टडी नहीं किया, उसका ग्रोथ माइंडसेट है या वो सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी देख के आपके पास आना चाहती है, या आपकी किसी और चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, वो आपने स्टडी नहीं किया। और शायद बाद में उसके पेरेंट्स कोर्ट में क्यों थे, आप उस स्टोरी को रिलेट करें, क्योंकि बाद में पता चला कि उस लड़की का तो मेन मोटिव यही था कि वो इस तरह का एक मोटिव लेके चली हुई थी, तो कैसे उसको एलिमनी फंसाना है, वाला। कैसे फंसाना है, कैसे उसको उलझाना है, कैसे मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, बस मुझे, उसका था मनी माइंडसेट। मैम लड़कियां ऐसा टारगेट क्यों लेके चल रही हैं दहेज प्रथा वाला? मतलब हर दिन एक नया केस आ रहा है, और तो और लड़कियों को इजी मिल चुका है कि मतलब कुछ भी करोगे तुम, मैं दहेज प्रथा का मुकदमा करूंगी, काम खत्म। ज़्यादा नॉलेज होना हमारे लॉ का, या बहुत कम नॉलेज होना, दोनों हार्मफुल है। दोनों ही हार्मफुल हैं। और ऐसे एग्जाम्पल भी सेट हुए हैं कहीं से, जब हम शॉर्ट टर्म मनी बेस्ड हमारा माइंडसेट हो जाता है ना, तो फिर यही लगता है कि ठीक है, सामने वाले को लूट लो। तो वो कैसे किया जा सकता है, उसके वो रूल्स आज के जनरेशन है वो स्टडी कर लेते हैं और एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि ठीक है, इसको ऐसे फंसाना है, तो हमें कैसे इससे मनी को गैदर करना है, कैसे निकालना है, वो सब कुछ उन्हें आता है। और नहीं भी आता है तो वो सीख लेते हैं, यानी कि किस तरह से वो अपना रास्ता बनाते हैं वहाँ तक पहुँचने का कि हमें यहाँ से मनी मिल जाए। तो ये लड़कियों की बात नहीं है, ये उनकी अपब्रिंगिंग की बात है कि उनको कैसे कंडीशनिंग मिली है उनकी जो बचपन में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो परवरिश का नतीजा हाँ, है। वहीं फोकस शायद मैम एक मिसबिहेव था। बहुत बड़ी रिसर्च है गाली पे, हर कोई रिसर्च करता है। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ है कि अमेरिका में या फिर शायद किसी और देश में, एकदम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जो ज़्यादा गाली देता है वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, गाली ना एक इमोशनल इन्फ्लुएंस है जी। ठीक है, आपको गुस्सा आया, आप एंगर इमोशन में है, आपने कौन सा कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ किया, आप जिस वक्त आप एंगर में है, आपका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा तो नहीं निकलने वाला। नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने इस बात को अपने कहीं पर भी स्टडी नहीं किया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में EQ का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर इन इमोशंस को कैसे कोप अप किया जाए, वो कोपिंग मैकेनिज़्म कैसे यूज़ किए जाए, वो होना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि अगर आप देखें कि मैं एक मूवी की बात कर रही हूँ, कबीर सिंह, ठीक है? हाँ, कबीर सिंह। वहाँ कबीर सिंह में आपने देखा कि जब उसको रिजेक्शन फील हुआ जी। या उसका हार्ट ब्रेक हुआ, तो उसने कौन सा कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ किया? सेल्फ ओ सब्सटेंस। अंकल जी, हाँ, सब्सटेंस अब्यूज़। बहुत खतरनाक था मैम वो वाला। सब्सटेंस अब्यूज़ यानी कि उसने सेल्फ हार्म वाला कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ किया। ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं था या उसको नॉलेज नहीं थी, वो तो खुद एक डॉक्टर था, लेकिन उसका कोपिंग मैकेनिज्म नेगेटिव था। और उसने जो लड़की के फादर के साथ जो बिहेव किया था, हाँ, वो भी बहुत मतलब नेगेटिव वे में था। नेगेटिव वे में था। तो ये सब सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। आप एनिमल मूवी में देखें, अगर उसको अपने फादर से प्रॉब्लम थी या वहाँ पे टाइम या कम्युनिकेशन की कमी थी या वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, तो उसने उस एंगर को दूसरों के साथ कैसे यूज़ किया? वहाँ ब्लड शेड किया, मतलब उससे भी नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ किया। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे हाँ, रिसेंटली एक मूवी है गर्लफ्रेंड, आप उसमें देखें, रिजेक्शन को वो सहन नहीं कर पाया लड़का। रिजेक्शन सहन नहीं कर पाया लड़की की वजह से, तो उसने लड़की का ही कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया। वो ऐसा, अगर उसे ये ठीक है कि लड़की ने रिजेक्ट किया, उसको ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए, उसको ये पेन, उसको ये ग्रीफ, जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगी ना, तब तक कोपिंग मैकेनिज्म नहीं आएगा, जब तक वो उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा ठीक से। तो यही रीज़न है कि जो आज के जनरेशन है वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रही है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है, हाईलाइट नहीं होती थी। जी। अब हाईलाइट इतनी हो रही हैं कि आपके स्क्रॉलिंग में वो चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, तो वैसे ही आप खुद को वैलिडेट करने लगते हैं। मतलब आप इंफॉर्मेशनल बायस्ड हो जाते हैं, आपको नहीं पता चलता, आपको लगता है कि अच्छा ये तो सिर्फ ऐसे ही हो रहा है जैसा मेरे साथ हो रहा था, तो इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर लूँ। मैम, दूसरों की वैलिडेशन हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है? ज़रूरी तो नहीं होती है, ज़रूरी तो खुद की ही वैलिडेशन है। किसी भी चीज़ के लिए किसी हाँ, दूसरे के वैलिडेशन को हाँ, फोकस में ले लेना। बिल्कुल। देखो, वैलिडेशन की ज़रूरत तो होती है, ऐसा नहीं है कि हाँ, हम हमेशा चाहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो हमारे लिए दूसरा वही हाँ कर दे। लेकिन कहीं न कहीं आपके लॉजिक्स भी तो हैं, आपका ब्रेन भी तो है, आप अपनी विज़डम तो यूज़ करोगे। आपके Correct. ब्रेन से जो आपको डिसीज़न लेना है, वो आप खुद लोगे। अब जैसे आजकल का एक एजेंडा है, हम हार्ट ब्रेक्स इश्यूज़ पे बहुत बातें करते हैं, बहुत चीज़ें चल रही हैं और बहुत परेशान हैं। हार्ट ब्रेक्स वाला बहुत इशू है, बहुत बड़ा। कॉलेज में देखो वहाँ परेशानियाँ सबके चल दिल रही ही तो हैं, टूट रहे हैं मैम। स्कूल, हाँ, स्कूल में परेशानियाँ चल रही हैं या उससे आगे वाली एज में भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं है। और ये, और दूसरे रिलेशनशिप में देखो, उन पेरेंट्स को देख लो जिनके दिल उनके बच्चों ने तोड़ दिए, ओह माय गॉड। वो भी तो चल रहा है ना। ये इश्यूज हैं, मगर अगर हम लव रिलेशनशिप वाले हार्ट ब्रेक की बात कर रहे हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है कि इस हार्ट ब्रेक का रूट कॉज क्या था। हम दूसरे को ब्लेम तो बहुत अच्छे से कर देते हैं, हम बहुत एकदम से अपने आप को बचाने के लिए हम कि हाँ उसी की गलती थी, जी जी। ठीक है। अब आपका उसमें क्या रोल था, आपने क्या देखकर उसके लिए हाँ की थी या जल्दबाजी में ऐसा कुछ हुआ था, ये आपके ऊपर आता है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, किसी दूसरे के ऊपर ना लेके खुद पे ली जाए कि मेरा दिल टूटने का कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो मैं ही हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद मुझसे कहीं गलती हुई। और रही एक और चीज़, हार्ट और हम लव को कंफ्यूज कर देते हैं। हार्ट और लव को कंफ्यूज कर देते हैं। हार्ट और लव को मिक्स मैच करके हमने कहा हार्ट ब्रेक। देखा जाए तो ये हार्ट ब्रेक नहीं है, हार्ट का काम अगर साइंटिफिकली सिर्फ इतना ही है कि वो ब्लड बॉडी पंप को करना। ब्लड पंप कर रहा है। हाँ, हार्ट से तो डिसीजन होते ही नहीं, कभी भी नहीं। डिसीजन तो आपके ब्रेन से हो रहे हैं, आपके माइंड से हो रहे हैं। सारे थॉट्स यहाँ से खेल रहे हैं। हाँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड उसी से हो रहे हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वही एक पार्ट है डिसीजन लेने का, जिसको हम कह देते हैं कि वो हार्ट से लिए गए हैं। मैम, तो यही समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ हार्ट, व्हाट इज़ माइंड।
है ठीक है ना? मैम, ये डिफरेंस तो समझ में आता है। हुँ। लेकिन एक चीज़ और बहुत प्रैक्टिकल है, मैंने कई लोगों को देखा है कि जब किसी का जैसे लव में अगर बहुत बुरा फ़ील होता है या फिर कुछ भी ऐसा खतरनाक होता है जिससे उनको डिप्रेशन, कुछ भी एनीथिंग होता है, तो उसका असर हार्ट पे पड़ता है। हार्ट कुछ नहीं सोचता है, लेकिन यहाँ पेन होने लगता है। यहाँ पे जैसे लगता है ना कुछ प्रेशर आ गया हो, तो वो किस लॉजिक से होता है? सपोज़ कि मान लीजिए किसी का छोटा बच्चा है, उसका फ़ोन नहीं उठ रहा है, वो कहीं गया है, तो लोगों की टेंशन दिमाग में होती है और धड़कन दिल की बढ़ती है, ठीक है? देखिए ये तो टेंशन तो दिमाग में हाँ, होती ये है। तो एक साइंटिफिक साइंटिफिकली है, हाँ, लेकिन इसका थॉट्स कैसे प्रोसेस, अब जैसे मैंने भी ये चीज़ें देखा है, लोगों में भी देखा है कि जैसे मान लीजिए किसी की गर्लफ्रेंड ने कुछ बोल दिया, बहुत बुरा बोल दिया, इतना बुरा बोल दिया कि बहुत डिप्रेशन वाला है, तो वहाँ पे ना मैम यहाँ पे पेन टाइप का कुछ फील होता है कि यहाँ कुछ हो रहा है, समथिंग, एक जैसे लगता है ना कुछ बहुत ज़्यादा वेट हो गया हो, वेट बढ़ गया हो, तो ये किस किस लॉजिक से होता है? देखिए वहाँ पर ये है आपके कौन-सा कोपिंग मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं। वो ऑटोमेटिकली हो जाता आपने है ना मैम। हाँ, वो वहीं पर ही यहीं से ही तो आपको अपने हार्ट को कैसे मजबूत बनाया जाए। अगर आप हार्ट की और ब्रेन की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज़ हैं, जी। जिसमें हम बात कर रहे थे अभी मेंटल पीस की या इनर कामनेस की। हम्म। वो प्रैक्टिसेज़ अगर हम अपनी डेली लाइफ़ में ले आएँ हम्म। और जो कि हमें लानी ही होती हैं, जो पहले से ही पता है बट हम उनको कर नहीं रहे हैं उस तरह से। तो अपने माइंडसेट को इतना मजबूत बना लें कि हमें अगर हार्ट ब्रेक भी हो रहा है उसका डायरेक्ट असर हमारे हार्ट पे नहीं हो रहा है, हमें उससे निकलना आना चाहिए। ये एक चक्रव्यूह है, इससे निकलना आना चाहिए, क्योंकि आज इस एआई के ज़माने में ना इतना कुछ इंफॉर्मेशनल बेस्ड फीलिंग्स हो गई हैं कि उन फीलिंग्स में भी कहीं कुछ ट्रू नहीं है, प्योरिटी नहीं है, और आपको पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे वो बात कितना वो प्योर थी, कितना वो प्योर लव था, और एकदम से आपको सडन आपको ऐसा लगा कि उसने मुझे नो बोल दिया, या वो मेरी ज़िंदगी से चला गया, या मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, उसका सारा आप अपने हार्ट पे बर्डन फील करते हैं, क्योंकि आपने अपने वर्कआउट पे, अपने फिज़िकल फिटनेस पे, आपने अपने माइंडफुलनेस पे वो वर्क नहीं किया हुआ। तो ये एक हैबिट फॉर्मेशन होती है, ये आपको करनी ही होती है। हैबिट फॉर्मेशन आपको सीखनी पड़ेगी, अगर आप में वो नहीं है तो तभी आप इन हार्ट ब्रेकअप जैसे इश्यूज से ओवरकम कर पाएंगे। ये तो इश्यूज हमेशा रहेंगे। मतलब सब मिला के जो फाइनल कंक्लूजन है कि हमारे माइंड को इतना पावरफुल होना पड़ेगा कि हार्ट ब्रेक हो जाए तो हमें समझ में नहीं आया ब्रेक क्या होता है, हटा, है ना? देखो एक 4-5 ब्रेक होना तो लाजमी है आपकी ज़िंदगी में, हाँ, आप इसको तो एक्सेप्ट कर लीजिए। होना ही है। एक्सेप्टेंस ही है जो आपके माइंडसेट को एक फिक्स्ड कंडीशन में रख सकता मतलब है। सीधे छोड़ दो ना, गई तो गई, देखो लेट हर गो। बिल्कुल यही सोचना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका बहुत सारा पेन तो वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा कि ठीक है, अब हमें अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करनी है, हमें अपने लिए कुछ और गोल सेट करना है, ठीक है? और ये भी नहीं है कि एक एक ने हमारे साथ कुछ चीट किया या हमें बहुत कुछ फ़ील हुआ तो हम इसलिए कोई दूसरा प्लान कर लें या कुछ दूसरा सर्च करना शुरू कर लें। पहले आपको उस पेन से, उस ग्रीफ से निकलना पड़ेगा, उसको हील करना पड़ेगा। उस हीलिंग के बाद आप किसी को अपनी लाइफ में दोबारा वेलकम मैम कीजिए। एक चीज़ अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, हम्म। मेरे मन में क्वेश्चन आ गया। बहुत इजी देखा गया है, बहुत इजी वे में लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, हम्म। तो क्या करते हैं, तुरंत दूसरे तरफ जाने लगते हैं। इसलिए जाते हैं कि जो ये धोखे का पेन है, जो ये पेन है, वो दूसरे तरफ जाने से निकल जाएगा और फिर लोगों को रिलैक्स मिलने लगता है। तुरंत ऑप्शन अगर उन्हें मिल जाता है कोई, जैसे मान लीजिए एक लड़की है, एक लड़का है, उसे किसी लड़की ने धोखा दे दिया, ठीक है, और अगर वहाँ पे उसी दूसरी लड़की कोई सपोर्ट कर देती है तो उसको वहाँ रिलैक्स मिलने लग जाता है। उसका पेन बढ़ता भी है, जो उसका ब्रेकअप का पेन है और बढ़ता है, और उसको इधर से रिलैक्स भी मिलता है। मतलब फाइनल पे वो नहीं जाता, फिर धीरे 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 धीरे। तो लोगों को ऑप्शन तो चूज करना चाहिए ना, ऐसा तो फिल्मों में भी दिखाया गया। देखिए ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं तो फिर आप दूसरी जगह जहाँ कमिटेड हो रहे हैं ना, फिर आपको वहाँ पे रहना होगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले से डिस्कनेक्शन करना होगा।
ये नहीं कि वहाँ डिस्कनेक्शन हुआ नहीं आपने नेक्स्ट सिर्फ इसलिए कि मेरा पेन कम हो जाए, वो दूसरे को भी हार्म करने जैसा ही है। तो फिर ये पेन किलर टाइप का है ये मतलब। पहले ना खुद पे काम कीजिए, आप ना खुद को मजबूत कीजिए कि आपने एक ब्रेकअप से आपने लेसन सीखा है, आपको कुछ अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम को आपको लेना पड़ेगा कि सोचना पड़ेगा आपकी गलती कहाँ थी। अगर वो मुझे छोड़ के जा रहा है तो मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने लोअर सेल्फ से अपने हायर सेल्फ पे जाना है कि कल को कोई और लड़की मेरी ज़िंदगी में आए वो ना मुझे छोड़ जाए। तो मैं अपने अंदर तो कुछ ऐसी बात बना लूँ, अपने अंदर कुछ ऐसे अपने आप को ग्रो कर लूँ कि फिर मुझे ये पेन बार बार ना सहन और करना इस पड़े। लेवल पे आए कि छोड़ जाए तो भाड़ में जाए। बिल्कुल। अगर दूसरी भी आए और वो भी छोड़ जाए कोई बात नहीं, तीसरी है वो भी छोड़ जाए तो भी कोई बात नहीं। देखो ये है ना? ऑप्शन ना आपके हाथ में होनी चाहिए। हाँ आपने अगर अपने आप को मजबूत दे दिया ना, मजबूती दे दी है, जी। फिर आपको कोई छोड़ के जाने वाला नहीं है। अगर आप में कुछ है तो आपके हाथ में होना चाहिए, आपको लेना है उसको या आपको छोड़ना है। आप किसी Correct. दूसरे के, आप इतने ग्रीडी नहीं हो सकते कि मैं बस उसी पे डिपेंडेंट हो गया। मैम आज के टाइम में लड़कियों का माइंडसेट क्या चल रहा है लड़कों को लेके? देखिए लड़कियों का माइंडसेट तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ लड़कियों की अपनी अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं। जैसे उनका भी एक करियर है, वो भी सेल्फ ग्रोथ ओरिएंटेड हो गई हैं, ठीक है। अब वो ये चाहती हैं कि जो मेरा पार्टनर हो, चाहे वो मेरा बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो लिव इन पार्टनर हो, चाहे वो मेरा लाइफ पार्टनर हो, वो मेरी इस चीज़ को समझे। वो इस चीज़ को समझे कि मुझे मेरी भी ग्रोथ तेरे इक्विवेलेंट, मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए। लड़कियों को चाहिए, उनको रिस्पेक्ट चाहिए, उनको भी वही चीज़ें जो उनके लिए ग्रोथ में चाहिए वो उनको अपने लिए भी चाहिए। लड़कियों के पास डबल या ट्रिपल प्रेशर होता है काम का, तो कई बार लड़कियां इस बात से स्ट्रेस्ड हो जाती हैं कि हमें जॉब भी देखनी है क्योंकि हमने बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, पोजीशन हासिल की है, हमें फिर घर भी देखना है अगर शादी हो गई है उस लड़की की, फिर अगर बच्चा आ गया तो मुझे उसका भी देखना है, या इन लॉ साथ है तो उसका भी देखना है। उसके काम का प्रेशर कितना, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है अपने लाइफ पार्टनर से। तो माइंडसेट नहीं, यहाँ पर ना लड़कों को और लड़की को दोनों को बैठ के ना प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर आप एक साथ लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो, आपको लिव इन में रहना है तो भी प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको शादी करके रहना है तो भी प्लानिंग की ज़रूरत है। आप इतना हल्के में नहीं ले सकते हो लाइफ को, या लाइफ के डिसीज़न को, या लड़की की जॉब को। ये दोनों के माइंडसेट की बात है। आपको इक्वल रिस्पेक्ट देनी बनती है। लड़की को चाहिए इक्वल रिस्पेक्ट, वो सोसाइटी से नहीं चाह रही है, वो सबसे पहले अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रही होती है, बाद में सोसाइटी आती है। मैम एक चीज़ और देखा गया है कि लड़की है, ठीक है, तो एक बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला सीन आता है। तो दोनों में से लड़कियां कई बार बेस्ट फ्रेंड को प्रायोरिटी देती है तो बॉयफ्रेंड को बहुत बुरा लगता है, ठीक है। ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, उसके साथ मेरी वाइब मैच होती है, इसके साथ मुझे पिज़्ज़ा खाना है, उसके साथ मुझे कुल्हड़ वाली चाय पीनी है, ठीक है। ये लड़कियों का है। ये ऐसा क्यों है? इसके पीछे का क्या माइंडसेट चल रहा है? देखिए मतलब वो बेस्ट, तो बॉयफ्रेंड के साथ ही सब कुछ कर सकती है ना, फिर उसके साथ वाइब मैच होती है इसलिए 1 घंटे बात होती है। कहीं ना कहीं मैम अगर 1-2 घंटे बात हो रही है तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। देखो यहाँ पे ना वो जो बॉयफ्रेंड है उसको समझने की ज़रूरत है कि इसकी लाइफ सिर्फ मुझसे ही नहीं बंधी है। उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है कि इसकी लाइफ में फ्रेंड्स और भी होंगे, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड की शेप में हो, चाहे वो फीमेल फ्रेंड्स की शेप में हो, या बॉयफ्रेंड्स की, मतलब और जो फ्रेंड जो बॉय है, ठीक है, वो उसका फ्रेंड है, या उसकी कुछ रिलेटिव, वहाँ पे भी इस तरह की फ्रेंडशिप हो जाती है। ये लड़की सिर्फ मेरे ही साथ नहीं है, इसके रिलेशन और भी हैं, ये तो उस बॉयफ्रेंड को ही समझने की ज़रूरत है। अगर उसने समझ लिया फिर वो पेन ही नहीं होगा उसको,
वही ना कि उसको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। लड़के को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसके और भी रिलेशंस हैं। हाँ, और ऐसे ही लड़की को भी, कि जैसे शादी के बाद लड़की ये सोचने लगती है कि ये तो मेरा अब हस्बैंड हो गया, ये सिर्फ मेरा ही है। जो लड़की ये भूल जाती है कि ये सिर्फ मेरा ही है, ये अपने पेरेंट्स को ना देखे, अपने भाई बहनों को ना देखे या अपने दोस्तों में ना जाए, वही उसके दुख का कारण है। वो लड़की उस पेन में रहती है। अगर वो ये लड़की सोच ले कि नहीं, इसका मेरे साथ एक रिश्ता है, लेकिन इसका दूसरों से भी तो रिश्ता है, अपनी फैमिली से भी तो है, तो उसको भी वो लिबर्टी देनी पड़ती है। ये बोथ साइडेड एक्सेप्टेंस का है खेल। ऐसा नहीं है कि ये गलत है या सही है, ये एक्सेप्टेंस है। आपको जब दोगे, जितनी फ्रीडम आप दोगे, आपको भी उतनी मिलेगी। अगर आप किसी को बांध के रखना चाहते हो तो कल को वो आपको भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप उसके बॉयफ्रेंड या उसके बेस्ट फ्रेंड को आप अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो वो भी नहीं करेगी ना, तो एक कॉन्फ्लिक्ट वैसे ही आपकी लाइफ में रहेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि इन लॉज में भी ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अगर आप लड़की के फैमिली वालों को नहीं रिस्पेक्ट दे रहे तो लड़की आपके फैमिली वालों को रिस्पेक्ट नहीं देगी। आजकल ना इक्वल रिस्पेक्ट का ज़माना है, बराबर चाहिए। इसलिए लड़की में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इसलिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है क्योंकि चेंज ना लड़कियों में ही आया है। ओके। मेल साइकोलॉजी तो पहले वाली ही चलती आ रही है, वही डोमिनेंट, वही डोमिनेशन। चेंज कहाँ आया है? लड़कियों में ही आया मेल है। फीमेल साइकोलॉजी में रिलेशनशिप को लेके क्या डिफरेंस होते हैं, मेजर डिफरेंस बताइए। मेजर डिफरेंस तो सबसे पहला यही है कि फीमेल को इमोशनल टच सबसे पहले चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो फिजिकल के लिए मना करते हैं, नहीं, बट उसको सबसे पहले इमोशनल शेयरिंग चाहिए, देन उसके लिए फिजिकल या और उसकी फाइनेंशियल या कुछ और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो बाद में कंप्लीट होंगे, बट उसे सबसे पहले बात करनी है, उसे उसको एक गुड लिसनर चाहिए। ओके। ठीक है। मेल के लिए क्या है, सबसे पहले वो लड़कियों के लुक्स पे, लड़कियों की फिज़िकल अपीयरेंस पे और उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में नंबर 1 उसको वो रखते हैं, प्राइमरी पोजीशन पे रखते हैं। सेकंड पे ऐसा नहीं है कि उनको ज़रूरत नहीं है इमोशनल अटैचमेंट की, है, मगर उनके लिए वो सेकेंडरी है। बहुत ज़्यादा बात नहीं करते लड़के, लड़कों को बहुत ज़्यादा बात करने की एक साइकोलॉजी उनको है, उनकी बनी ही नहीं है ऐसी साइकोलॉजी। लड़के सिर्फ 7-8 हज़ार वर्ड मुश्किल से बोलते होंगे एक दिन प्रीति में। त्रिपाठी जी ने यही बताया था, हाँ, लड़कियां और 20,000। लड़कियाँ 20 या उससे 20,000। भी ज़्यादा, उन्हें बहुत ज़रूरत होती है। तो जहाँ आपके पार्टनर में वो चीज़ नहीं दिख रही और कहीं और दिख रही है, तो वो वहाँ डिविएट हो जाती है, वहाँ मूव हो जाती है, तो ये रीज़न हो जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है। तो ये एक्सेप्टेंस की बात है कि आप कैसे इस बात को लेते हैं। ग्रेट। एक मेल को कैसे मैनेज करना चाहिए, मतलब लड़कों के लाइफ में रिलेशनशिप को लेके क्या क्या स्ट्रेस झेलना पड़ता है लड़कों को? रिलेशनशिप को लेके ही तो उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस आ सकता है। देखो, उनकी वर्क लाइफ डैमेज हो सकती है, उनका उनके पेरेंट्स के साथ रिलेशन वो डैमेज हो सकता है। अगर उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो वो ग्रोथ उनको दिखती है, एक पॉजिटिव एनर्जी उनको दिखती है। वो जो अगर आपके घर से शुरू होती है वो फिर वही है जो पॉजिटिव ऑरा जो उनका बाहर जाने वाला है। उनकी काम की एफिशिएंसी, उनकी माइंड का फिटनेस, उनकी फिजिकल फिटनेस, सब पे रिलेशनशिप का असर बहुत मैम, आता है। और आज के टाइम पे सब कुछ इतना मेंटल वेलनेस, सारी कोचिंग चल रही है, फिर भी लोगों को सिगरेट पीना, मतलब सिगरेट लोगों को मेंटल रिलैक्स कैसे देता है? सबसे ज़्यादा लोग इसको टारगेट पे रखते हैं, बहुत सारे लोग, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया तो वहाँ पे भी सीन यही है कि अगर 10 मिनट का ब्रेक होता है, 5 मिनट का ब्रेक होता है, तो सबसे पहले लोग सुट्टा पीते हैं। देखो, ठीक है। स्ट्रेस को लेके हाँ। जो आपने उसको स्ट्रेस को एकदम से आपने रिलीज़ करना है, उनको ऐसे लगता है कि हमें इंस्टेंटली हमें एक रिलीफ चाहिए। उनको लगता है ये हमें 5 मिनट में मिल जाएगा या 10 मिनट में मिल जाएगा, और उन्होंने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। वही है कि नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म।
आपको ये नहीं पता कि आपको ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो आप उससे ले रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि ठीक है आपने ना थोड़े से टाइम को अच्छा रखने के लिए या अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए जी। आप बहुत अच्छा आपने सिगरेट या स्मोक कर लिया या अल्कोहल का यूज़ कर लिया, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होंगे वो पता होने बहुत ज़रूरी है। तो ये है कि ये चीज़ें अगर आपने पहले से आपको मालूम है तो आप अपनी लाइफ में ये चूज़ आपको करना है कि कौन सा कोपिंग मैकेनिज़्म आप उठा सकते हैं। आपको जॉब से स्ट्रेस हो रहा है, आप सिगरेट नहीं बल्कि आप किसी से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा अगर आपके ऑफिस में आजकल जैसे जिम भी होते हैं आप वहाँ पे रनिंग कर सकते हैं, अपने माइंड को शिफ्ट कर सकते हैं। कई बार प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितना आप उसको बड़ा समझ लेते हैं। ओके। तो वो प्रॉब्लम की बात है कि आप उस एक सिगरेट आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर देगी, वो सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए शांत कर सकती है। अदरवाइज़ प्रॉब्लम एज़ इट इज़ है, वो आज भी है, वो कल भी है। तो उसके रूट पे काम करने की ज़रूरत है, ना कि वो एक नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज़्म इस्तेमाल करने की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, आप ही की चॉइस है, क्या चूज़ करना है। करेक्ट। सेल्फ मोटिवेटेड रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखो मोटिवेशन अगर हम दूसरों से ले रहे हैं, मोटिवेशन जो हमें दूसरों से मिलती है वो बहुत टेम्परेरी होती है। ख़त्म हो जाती है थोड़ी देर बाद। वो तो शायद सुबह हमें मिली है और शाम तक वो डाउन हो जाएगी। हम्म, बात तो सारी सेल्फ मोटिवेशन में ही है। सेल्फ मोटिवेशन ये ऐसे नहीं आ जाती कि किसी ने गिफ्ट दे दिया, ये तो कल्टीवेट करनी पड़ती है। ये आपकी कुछ हैबिट्स हैं, हैबिट फॉर्मेशन से, जिसमें आपको जो कुछ हैबिट्स हैं आपको वो चेंज भी करनी पड़ सकती हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 21 डेज़ से लेके 66 डेज़ की प्रैक्टिस होती है NLP टेक्निक के थ्रू। ओके। तो कुछ फिर आपकी वो हैबिट ऐसे बन जाएगी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी ऐसे डिसीज़न लेगा कि आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। ग्रेट। और ये डेली प्रैक्टिस है, ये नहीं कि आपने करके छोड़ दिया। जैसे कहें कि लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जैसे कि सत्संग में ही जा रहे हैं, वो उनको क्योंकि अच्छे लोगों का साथ, अच्छे लोगों की नेटवर्किंग, अच्छी हैबिट फॉर्मेशन, इन सब की डेली प्रैक्टिसेस से ही आप सेल्फ मोटिवेशन को पा सकते हैं। अदरवाइज़ तो मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत हैं, मतलब अगर मोटिवेशनल स्पीकर का जो होता है वो ज़्यादा वो नहीं करता ना। वो टेम्परेरी है, करता है वो भी हाँ। टेम्परेरी है बहुत। आपको खुद से ही, आपको अपने आप से ही इस पे एक हार्ड वर्क करना पड़ता मैम है। फियर से ओवरकम कैसे करें? देखिए फियर, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ना फियर किस वजह से है। जी। अगर आप करियर की बात कर रहे हैं, हम्म, इसमें भी 2 तरह के फियर हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम्म, अगर मुझे फियर है तो, और मुझे उस बात की टेंशन है और कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे जी। इस वजह से फियर है, तो मैं उसके लिए दिन रात एक कर दूंगी, और शायद मैं पढ़ूंगा। रात को सोऊंगी नहीं। तो वो मेरे लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाला फियर है। ठीक है। नेगेटिव फियर, आपको एक फियर है जहाँ आपके पास, आपको ऐसे लग रहा है कि मेरी लाइफ का रिस्क है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। आप अगर उस फियर से आगे बढ़ रहे हैं और आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो कैसे चलने वाला है, कैसे होने वाला है, तो ये फियर आपको अफेक्ट करेगा, आपके काम को अफेक्ट करेगा। इससे भी ओवरकम करने के लिए आपको अपनी माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, आपकी अपना डेली लाइफस्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा पहला स्टेप कैसे मैं लूँ कि जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो आपका फर्स्ट स्टेप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि करेज के साथ आपको लेना पड़ेगा, एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए आप फियर से ओवरकम करने के बहुत सारी और टेक्निक्स हैं, NLP में टेक्निक्स हैं। आपको किसी से बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है तो भी आपका फियर कम हो सकता है। तो आप अपनी किसी से बात शेयर करके भी आप अपने उस फियर को, जब आप कहते हैं ना जैसे किसी से बात की तो वो आपका डर डिवाइड हो गया,
उस पे भी आप आगे मतलब काम कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स से ओवरकम करना इजी तो नहीं है मैम, कैसे इजी हो, कैसे निकला जा सकता है नेगेटिव थॉट्स से? जैसे सपोज कि मेरे सेल्फ माइंड में एक अफर्मेशन, थॉट आ गया, पॉजिटिव। है ना, जैसे मेरे माइंड में एक थॉट आ गया हम्म। कि मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो कोई बीमारी या फिर कुछ भी। अब मुझे वो उस बीमारी से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स नहीं है, लेकिन थॉट आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ अरे ये थॉट क्यों आ रहा है, ये तो बहुत खतरनाक थॉट है, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। अब वो फिर से आ रही, बार बार आ रही, बार बार, और फिर मैं उसमें डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ कि कैसे निकालूं, कैसे निकालूं। यही तो है फियरफुल थॉट हम्म, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ये फियर या ये नेगेटिव थॉट जो आपको शायद कहीं बाहर से आ रहा है, कहीं आपको किसी और के एग्जाम्पल आपने देख लिया, किसी और से सुन लिया, तब वो क्रिएट हो गया। तो ये नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चीज़ों को आपको ही उस पे पॉजिटिविटी से काम करना पड़ेगा। कैसे ओके, करेंगे आप पॉजिटिविटी से काम? यही है ना मेन कि आप सबसे पहले माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करेंगे, प्रेजेंट में आ जाइए। फियर हमें है फ्यूचर को लेके कि क्या होगा, तो उसके लिए हम एनएलपी में टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एज इफ टेक्निक्स। बी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहकर सोचिए। उस पे मेडिटेशन, मेडिटेशन में ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि आप आधा घंटे आप सीधे ऐसे मुद्रा में बैठ के आप मेडिटेट कीजिए या आप थॉटलेस हो जाइए, नहीं। मेडिटेशन के कई मीनिंग हो सकते हैं। अगर आप जिम में भी हैं, वहाँ पर भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप ईयरफोन लगा के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो आप उसको इतना डीपली उस साउंड को समझने की कोशिश कीजिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है, इसके वर्डिंग्स क्या हैं, वो भी एक तरह की मेडिटेशन है। आपने देखा होगा लोग ना बहुत पैशनेटली जिम में वर्क कर रहे होते हैं, वो एक्चुअल में एक मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो आपको ना माइंडफुल, मेडिटेटिव, हर वक्त एक अलर्ट पॉजिटिव थॉट पैटर्न को भी आपके ब्रेन को ना बार बार वही पैटर्न देना है आपके ब्रेन को। जो आपका ब्रेन पैटर्न ले रहा है ना, जी, वही आपको मिलने वाला है वापस। करेक्ट करेक्ट। तो आपने क्या देखा है वही आपका ब्रेन रीड कर रहा है और वही आपको उसके आउटकम में दे रहा है। करेक्ट तो जितना आप सोच में पॉजिटिविटी रखेंगे उतना ही आपके रिजल्ट में पॉजिटिविटी आएगी। करेक्ट तो मैम। फियर तो फिर कहीं डिसअपियर हो ही जाएगा। फियर को ओके, तो फेस करना ही नाइस। इट आपकी एक वाज रियली वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू मैम, बहुत मज़ा आया और थैंक यू। माइंडसेट बहुत क्लियर हुआ। मेरा तो खैर क्लियर ही था तभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, लेकिन बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का क्लियर होगा। और आप एक लास्ट मैसेज दे सकती हैं हमारे व्यूवर्स को? हाँ बिल्कुल, मैं देना चाहूँगी। आज के यूथ के लिए मैसेज है जैसे कि वो शॉर्ट टर्म गेन पे ज़्यादा बिलीव ना करें और अपनी अपनी पोटेंशियल, अपने आप को जानें। अपनी ग्रोथ के लिए वो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, खुद पे वो काम करें। गर्ल्स को ये कि अगर आपको अपनी कैपेबिलिटी पे पूरा भरोसा है तो आपको फिर कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने माइंडसेट को एकदम क्लियर रखें, फोकस्ड रखें और अपने डेली लाइफस्टाइल पे बहुत अच्छा अपना कंट्रोल बना के रखें और अपने मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस और अपने फिज़िकल फिटनेस, इनका एक बैलेंस बनाकर रखें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको डिसीज़न मेकर बनना है, अच्छा डिसीज़न मेकर। और इन ब्रेकअप्स को आप हैंडल करना सीख लीजिए क्योंकि ये तो चलते ही रहेंगे। ग्रेट। अब ब्रेकअप्स का तो ये आप कह लो कि ये ट्रेंड है। कोई ही होगा जो रॉयल होगा रिलेशनशिप के मामले में, कि जो एक ही के साथ आगे तक चलेगा। लॉयल्टी वो बहुत कम है। वो रॉयल, वो लोग, जैसे हम कहते हैं ना, वो लोग वो रिच हैं, उनके पास ये मेटेरियलिस्टिक वैल्यू से हम कहते हैं कि वो रॉयल पीपल हैं। अगर हम रिलेशनशिप से लोगों को आके, तो वो तो बहुत कम लोग ही होंगे। आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। आपकी एक लाइफ में ये ब्रेकअप्स तो चलेंगे, आपको इनको हैंडल करना आना चाहिए।
अगर आपको रॉयल बनना है तो आपको उस पे भी काम अभी से करना पड़ेगा। करेक्ट। कोई ऊपर से या कहीं और से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, आपको नाइस खुद पे मैम, ही काम करना नाइस नाइस। पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत अच्छा लगा, हम लोग फिर से पॉडकास्ट करेंगे और हाँ, बहुत अच्छा ज़रूर, करेंगे। थैंक यू सो ज़रूर। मच। थैंक यू आयुषी।